हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए चलिए बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है। देखो बच्चों, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, एमएससी में है ही है। अगर कोई कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं जैसे नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में आता है। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिशन से स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी आता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें कि साइंस है तो वहाँ ये थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स चीज़ें आपके ज़रूर आती हैं, तो इसके बारे में नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है। आप अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और आप देखना आपको कितना सिंपल लगेगा। जनरली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, जनरली बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन आप साथ साथ अगर इसको पढ़ते जाएंगे ना बच्चा, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलिए, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। तो चलिए बच्चा, हम शुरू करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। हम ये सोचें, थर्मोडायनेमिक्स हमने नाम तो बहुत सुना है, आता भी बहुत सारी चीजों में है। अब कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करो, उसका अगर सिलेबस देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब बच्चों होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्जन है, इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इट मींस थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें कि हम एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उसकी कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं। जब हम उसकी बात करेंगे तो उन्हीं टर्म्स को यूज करेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, नेक्स्ट आप लिख लीजिए बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बेसिक टर्म में सबसे पहले एक आते हैं, वर्ड्स आते हैं। देखो हमारे पास सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड तीसरी आती है बाउंड्री। देखिए क्या मतलब होता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब होता है, हम ये देखते हैं सारा क्या है हमारा बेटा, एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स का वह पार्ट जिसमें कि हम हमारे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्टम। अब ये सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की स्टडी हम एक बीकर में कर रहे हैं, तो वो बीकर क्या हुआ? एक सिस्टम। अगर वो स्टडी एक रूम में कर रहे हैं, पूरे होम में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो वो रूम, वो घर क्या हुआ? आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम का मतलब समझ आ गया। सिस्टम के बाहर वाला जितना भी पोर्शन है, वो बाहर का क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स। जैसे ये आपका कोई सिस्टम है जिसमें कि हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम के बाहर जो है वो सारा क्या कहला देता है? हमारा सराउंडिंग्स कहलाता है। इट मींस ये सारा पोर्शन क्या हुआ? हमारा सराउंडिंग्स। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी कि यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना, किससे? सिस्टम से और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, उस सेपरेट को क्या कह देते हैं हम? बाउंड्री। तो बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक है, अब अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री जो है वो कई तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? तो ये देखो, ये जो बाउंड्री है रियल हो सकती है या फिर हो सकती है इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। क्या मतलब हुआ? रियल बाउंड्री का मतलब, ये जो सिस्टम है, हमने मान लीजिए दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, ये कोई एक बीकर ले लिया। ठीक है, या हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो बीकर है
ये क्या हुआ हमारा सिस्टम, और इसके बाहर क्या हुआ सराउंडिंग्स, और ये क्या हुई बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है वो कौन सी कहलाएगी हमारी रियल बाउंड्री। इमेजिनरी का मतलब हमें वो दिख नहीं रही है, इमेजिनेशन है, हम उसको इमेजिन कर पा रहे हैं लेकिन दिखेगी नहीं। जैसे यहाँ पे हमने कोई पानी ले लिया या कोई भी सिस्टम, कोई भी लिक्विड ले लिया, कोई भी चीज है, ऊपर क्या है गैस है, तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है दिख नहीं रही है, वो कौन सी बाउंड्री हो गई हमारी इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, एक और बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री हमारी हो सकती है फ्लेक्सिबल हो सकती है या रिजिड हो सकती हैं। हम यहां लिखे हैं फ्लेक्सिबल या रिजिड। फ्लेक्सिबल का मतलब जो चेंज हो सकती है, जैसे पिस्टन देखे आपने, पिस्टन में क्या होगा, पर्टिकुलर एक बाउंड्री है, पिस्टन को ऊपर करेंगे बाउंड्री आपकी चेंज हो जाएगी, या नीचे करेंगे तो वो बाउंड्री आपकी चेंज हो रही है, उसको हमने बोला फ्लेक्सिबल। रिजिड बाउंड्री का मतलब ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है इसको हमने बोल दिया रिजिड बाउंड्री। आपकी बिल्कुल आपकी क्या होती है कांस्टेंट बाउंड्री, चेंज नहीं कर सकते आप उसको, तो वो हो गई आपकी रिजिड बाउंड्री। तो ये तो हमने जनरल टर्म्स कर लिया आपकी कि सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज कितने टाइप की होती है। ठीक है, क्लियर है ये सबके, छोटी छोटी टर्म्स है बेटा लेकिन कई बार ये हमें पता नहीं होती है। नेक्स्ट करें अपन, चलिए इसको तो हम रब करते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जहां हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की स्टडी करने जा रहे हैं, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं देखो सिस्टम, ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज हो सकता है, और तीसरा हो सकता है आइसोलेटेड। ठीक है, क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम समझाने के लिए एक कॉनिकल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहां भी हम ले लेते हैं कॉनिकल, ठीक है, और यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, हम ये ओपन कर देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं कॉक लगा के, इसको भी हम कॉक लगा के क्लोज कर देते हैं। एक और डिफरेंस कर देते हैं, इसको हम एक पूरे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या डिफरेंस है, ये ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का मतलब होता है हमने इसको खुला छोड़ रखा है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, मास और इसकी जो हीट है दोनों ही आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मास भी चेंज हो रहा है, हमने इसको ओपन कर रखा है तो ऊपर से चेंज हो रहा है, जा रहा है, एवोपरेट हो रहा है, तो मास भी चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज हो रही है। कहां से, सराउंडिंग से, किससे, सिस्टम से सराउंडिंग में मास और आपकी हीट दोनों ही एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, इस केस में क्या कर दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हीट इसकी एक्सचेंज हो रही है, मास एक्सचेंज नहीं होता। क्लोज कर दिया ना तो बाहर नहीं जा सकता, तो मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, सिर्फ हीट हो रही है, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज। थर्ड सिस्टम है हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड या जैसे नाम से समझ में आ रहा है, आइसोलेट कर दिया उसको बाहर से, सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट है वो। जब सराउंडिंग से आइसोलेटेड है तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, न तो मास एक्सचेंज हो रहा है और न ही हीट एक्सचेंज हो रही है। क्लोज सिस्टम है, क्लोज कर दिया तो मास तो वैसे चेंज नहीं होगा, हमने इसको एक आइसोलेटेड वॉल्स में इसको अंदर डाल दिया है। जब चारों तरफ की वॉल आइसोलेटेड है तो हीट बाहर नहीं जा सकती। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखा है आपने सर्दियों में जो अपन थर्मोफ्लास्क यूज करते हैं उसमें चाय या कॉफी डाल देते हैं गर्म, तो वो कुछ टाइम तक गर्म रहती है। अगर वो 100% आइसोलेटेड होता, परफेक्टली आइसोलेटेड होता, तो जिस टेम्परेचर में हमने डाला है उसी टेम्परेचर पर वो रहती। लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड होते नहीं है, होते हैं ना, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं उनकी, तो अलग अलग ब्रांड का जो टाइम्स होते हैं अलग अलग, कोई 7 घंटे रखता है, कोई 2 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई ओवरनाइट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाएगी, हीट एक्सचेंज। ठंडी होने का मतलब क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हो रही है, कहाँ से, सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक।
लेकिन हम उसको यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर ये बात? तीनों चीजें समझ में आ गई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों टर्म्स आ गई समझ में? करें बात आगे? ठीक है, चलिए इनको हम रब करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को हम, जितने फंक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है हमारे पास? एक तो होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन, और एक होता है हमारे पास पाथ फंक्शन। देखिए क्या डिफरेंस होता है और क्या होते हैं दोनों, समझने की कोशिश करो। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है? देखिए इसके लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ। ये देखिए, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, स्कूल, और ये होम। अब घर से स्कूल आने के हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। एक तो रास्ता हमारे पास है बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है। जाना कहाँ से है हमको? घर से। आना कहाँ है? स्कूल। एक रास्ता है हमारा थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन जाएंगे हम इस रास्ते से, जा सकते हैं, कुछ बच्चे इसको भी अडॉप्ट करते हैं। तीसरा रास्ता और भी लंबा है, आपका कोई फ्रेंड का घर है, यहाँ से आपको किसी फ्रेंड को पिक करना होता है और तब आपको यहाँ से यहाँ जाना होता है। तीन रास्ते हो सकते हैं, घर से स्कूल जाने के तीन रास्ते हो सकते हैं। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह का रास्ता अडॉप्ट करते हैं, कोई ये वाला करेगा, कोई ये करेगा, किसी को अपने फ्रेंड को पिक करना है तो ये वाला रास्ता अडॉप्ट करेगा। अब कर तो तीनों सकते हैं, जा कहाँ से रहे? घर, और आपका है कहाँ? स्कूल, ठीक है। अब क्या होगा, देखो बच्चों, स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है आप कौन से रास्ते को अडॉप्ट करके आए हो। अगर उनके स्कूल का टाइम 7:30 है तो आपको शार्प 7:30 पहुंचना है। किस रास्ते को, किस पाथ को फॉलो करके आए हो, उन टीचर्स को कोई लेना देना नहीं है। आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कौन सा पाथ फॉलो किया है, हमें कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स ये चाहते हैं तुम 7:30 स्कूल आ जाओ, इसका मतलब उनको पाथ से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ आपकी मम्मा है, पेरेंट्स हैं, लेकिन उनको पाथ से मतलब है। आप कौन सा पाथ फॉलो करके जा रहे हो? अरे भैया तुम सीधे सीधे क्यों नहीं जा रहे हो, ये रास्ता क्यों अडॉप्ट कर रहे हो बच्चा? या आपने फ्रेंड को पिक करना जरूरी है क्या? यहाँ से पिक करोगे तब जाओगे आप? तो यानी कि मम्मा को तो बताना पड़ेगा आप कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे हो। यानी कि मम्मी को क्या हुआ, आपका पाथ से फर्क पड़ता है। उनको यही फर्क नहीं पड़ रहा तुम घर से स्कूल जा रहे हो, उनको ये भी फर्क पड़ रहा है कि तुम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो। तो दो चीजें हो गई, एक तो टीचर्स हो गए जिनको की पाथ से फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ यहाँ आने से फर्क पड़ रहा है। दूसरी मम्मा, जिनको आपके पाथ से भी फर्क पड़ता है। तो दो तरह के फंक्शंस हो गए, एक तो स्टेट जिनको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से मतलब है, तुम आ गए ना स्कूल टाइम पे, दैट्स इट। लेकिन दूसरे पाथ फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक तो पाथ फंक्शन और दूसरे स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्लियर? हम लिख लेते हैं कौन कौन से तो हमारे पाथ फंक्शन है और कौन कौन से हमारे स्टेट फंक्शन है। तो लिखिए जरा। अब देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी और ये इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे क्या है आपके स्टेट फंक्शन। यानी कि किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। और ये क्या है? W एंड Q, वर्क एंड हीट, ये दोनों क्या है आपके पाथ फंक्शन है। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं बस आपकी, कौन कौन सी? वर्क और हीट। दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये आपके पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। बाकी सारे फंक्शन आपके स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो चेंज के लिए मतलब हम डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा बी चेंज देखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे डेल्टा लग जाता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन सबको समझ में आ गए। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। और पाथ फंक्शन का मतलब जो कि
पाथ पर भी डिपेंड करते हैं। क्लियर? करें आगे, चलिए रब करें इसको तो चलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जैसे नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, एक्सटेंसिव का मतलब बाहर की चीजों पे डिपेंड कर रही है। इट मींस उसके मास पे डिपेंड करती है। अगर हमने क्या कर दिया, उसका अमाउंट चेंज कर दिया तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जबकि इंटेंसिव का मतलब इंटरनल पे डिपेंड करती है, इंटरनल प्रॉपर्टी है वो, उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। आप अमाउंट कम लो या ज्यादा लो, प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एक्सटेंसिव का मतलब अगर अपने अमाउंट कम ले लिया तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ज्यादा ले लिया तो प्रॉपर्टी फिर चेंज हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल लिखो इसका, मान लीजिए आपका है, दूसरे पेन से ले लें हम, मास, वॉल्यूम, सरफेस टेंशन। देखिए अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखिए, जैसे कि मास, वॉल्यूम, अगर अमाउंट चेंज कर दिया तो मास चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सारी चेंज हो जाएंगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये क्या है आपकी? विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ये सारी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इनकी आपकी अंदर की प्रॉपर्टीज होती है। आपने 1 लीटर पानी लिया चाहे 10 ml पानी ले लीजिए, उसका विस्कोसिटी वही रहेगी, सरफेस टेंशन चेंज नहीं हो सकता, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सारी चीजें, डेंसिटी, ये सब चेंज नहीं हो सकती। यानी कि ये किस बात पे डिपेंड कर रही है? पानी पे डिपेंड कर रही है, H2O की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करिए आपने कितना लिया है, 10 ml लिया है या 1 लीटर लिया है। ये किस पे डिपेंड करिए? वाटर लिया है कि अल्कोहल लिया है कि बेंजीन लिया है, किस क्या लिया है आपने, उस बात पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझ आ गया? करें आगे, चलिए इसको तो हम रब कर देते हैं। अब देखो, अब छोटा सा टॉपिक और रह गया आपका, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए क्या होते हैं टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं। देखो कई तरह के थर्मोडायनेमिक हमारे जो प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स हैं, वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं आइसोथर्मल। नाम से समझ में आ रहा है कुछ? आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इनिशियल और फाइनल स्टेज। ठीक है, ये अच्छे से जानते हैं कौन सा है, ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। इट मींस इस केस में क्या हो रहा है बेटा? डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन द टेम्परेचर। चेंज इन द टेम्परेचर क्या है हमारे पास? 0। टेम्परेचर 0 नहीं है, डेल्टा टी 0 है, मतलब चेंज इन द टेम्परेचर 0 है। अब चेंज इन द टेम्परेचर 0 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। हीट कैन बी चेंज लेकिन टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? आइसोथर्मल समझ में आ गया? नेक्स्ट नाम से समझ में आएंगे बेटा, कुछ भी नहीं है इनमें ऐसा। आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब, बारिक का मतलब, आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब प्रेशर। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा? प्रेशर मस्ट बी द कांस्टेंट, डेल्टा पी इक्वल टू 0। प्रेशर 0 नहीं है, चेंज इन द प्रेशर 0 है। इट मींस P2 माइनस P1 0 है, सेम है। ठीक है, आइसोबारिक। नाम से समझ आएंगे सारे। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा V वॉल्यूम must be constant, delta V equal to 0.
एक और आता है जो जनरली पूछा जाता है, एडियाबैटिक। जनरली जो पूछे जाते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पूछे जाते हैं जनरली। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हमारे पास हीट मस्ट बी कांस्टेंट। हीट मस्ट बी कांस्टेंट का मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, यानी कि चेंज ऑन द हीट नहीं होनी चाहिए। जब हीट चेंज नहीं होनी चाहिए तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज, लेकिन हीट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हीट कांस्टेंट रहनी चाहिए। जब हीट कांस्टेंट रहेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। और आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट चेंज हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। जनरली जो आ जाता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है, तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट चेंज हो सकती है, और इस केस में हीट चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर ये चीज है। तो ये एक और आ जाता है साइक्लिक प्रोसेस, और अपन देख सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कहीं से भी जाएं, एक सिस्टम से दूसरे में चेंज हुए, किसी तरह के चेंजेस हुए, थर्ड में कोई और चेंजेस हो गए, फोर्थ में कोई और चेंज हो गए, जब हम वापस पुरानी स्टेट में आए तो एज इट इज सारे सारे वो की वही कंडीशंस रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि घूम फिर कर हम वहीं आ गए, चाहे बीच में कितने भी चेंजेस आए। उसको हमने सिंपल कहा साइक्लिक प्रोसेस। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे। ये हमारी आज हमने जनरल टर्म्स बात करी है, जनरल, जो जनरली आप कुछ भी दें, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, नीट कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई हायर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिक टर्म्स आपको थर्मोडायनेमिक्स की जरूर आनी चाहिए। इसके बिना आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आ गई होंगी आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।